नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कि जो अपना पावर सिस्टम का टॉपिक चल रहा है, पावर सिस्टम का जो चैप्टर चल रहा है, उसमें पावर ट्रांसमिशन का चैप्टर अपने अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों ने पिछली वीडियो में ये देख लिया था कि पावर ट्रांसमिशन क्या होता है, ट्रांसमिशन मतलब कि जो ट्रांसमिशन का जो वर्गीकरण कैसे होता है। लेकिन आज ये देखेंगे कि ट्रांसमिशन जब होता है, मतलब कि जनरेशन से जब लाइनें निकलकर बाहर निकलती हैं और मतलब कि जनरेशन से जो विद्युत सप्लाई उत्पन्न होती है, विद्युत एनर्जी उत्पन्न होती है, उसको कंज्यूमर तक पहुंचाना, तो किसमें मीडिएटर का प्रयोग किया? उस ट्रांसमिशन ने मीडिएटर का प्रयोग किया। तो उस ट्रांसमिशन का मतलब ये हो गया कि जहां से सप्लाई आती है वहां से उस जनरेशन से सप्लाई कौन लेगा? ट्रांसमिशन लेगा, वो लाइनें लेंगी। तो आज उन लाइनों का अध्ययन करेंगे कि ये लाइनें कितने प्रकार की होती हैं। ओनली सिर्फ ट्रांसमिशन की बात कर रहा हूं आपको, वो फिर कभी सर डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं की। डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक आएगा आगे, क्योंकि पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ेंगे। तो लेकिन ट्रांसमिशन में ये लाइनें किसके आधार पर विभाजित की जाती हैं, या वोल्टेज के आधार पर या लेंथ के आधार पर, किसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है, उस संपूर्ण बातों का अध्ययन करेंगे आज। और दूसरी बात देखेंगे कि जो लाइनें होती हैं वो कहाँ से निकलती हैं? सब स्टेशन से निकलती हैं और सब स्टेशन में जाती हैं। मतलब कि एक पावर हाउस की बात करते हैं, अपनी आम भाषा में पावर हाउस कहते हैं जिसको। पावर हाउस से निकलते हैं और पावर हाउस में जाते हैं। बीच का जो कनेक्टर होता है वो लाइनों में होता है। तो वो जहाँ से लाइनें निकली वो भी एक सब स्टेशन था, और जहाँ लाइन जाएगी लास्ट में वो भी एक सब स्टेशन था अपने ट्रांसमिशन सिस्टम में। तो वो सब स्टेशन क्या होते हैं उनके बारे में भी देखेंगे, और कितने प्रकार के होते हैं और इनका विभाजन किसके आधार पर किया जाता है उसका भी देखेंगे। दोस्तों, ये दोनों के दोनों पॉइंट कौन से? एक तो ट्रांसमिशन लाइन और एक सब स्टेशन। दोनों के दोनों पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अपन ट्रांसमिशन में पढ़ेंगे, सब बातों का अध्ययन करेंगे। कंडक्टर, इंसुलेटर और आपके सर्किट ब्रेकर, क्रॉस आर्म, सर्किट और लाइनों का प्रकार, टावर के प्रकार, टावर की साइज, टावर की लंबाई, सब देखेंगे। लेकिन धीरे धीरे वहां उस सिस्टम को पकड़ रहे हैं जहां से आप लोगों ने पढ़ते आ रहे हैं। तो सबसे पहले लाइनें देखी, लाइनें कहाँ जाएंगी, कहाँ से निकलेंगे और किन के माध्यम से सब स्टेशन जुड़ेंगे, वो फिर उसके छोटे छोटे प्रकार देखेंगे। ठीक है, तो आज देखेंगे सब स्टेशन क्या होते हैं, सब स्टेशन के प्रकार, सब स्टेशन के उपयोग और सब स्टेशन का वर्गीकरण, और लाइनों का प्रकार, लाइनों के उपयोग और लाइनों का वर्गीकरण। दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने सोचा कि दोनों को एक साथ करके आपको पढ़ा दिया जाए। और दोस्तों, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट होने के नाते पूरा वीडियो को जरूर देखना, आपके कंफ्यूज ही दूर हो जाएंगे। आज आपको इतना, आप जो इतना पढ़ोगे आज आपको बुक्स में एक साथ नहीं मिलने वाला। आप किसी भी प्रकार की बुक खोल के देखोगे आपको नहीं मिलने वाला। इसलिए मैंने आपको दोनों को इंक्लूड करके साथ करके पढ़ा रहा हूं आपको कि लाइन और जीएसएस का क्या संबंध होता है, लाइन और सब स्टेशन का क्या संबंध होता है। इसलिए दोनों एक साथ याद भी रह जाएंगे आप लोगों को। लेकिन उससे पहले ये देखेंगे कि आप लोगों को ये देखना कि जैसे उत्पादन किया आप लोगों ने, उत्पादन कितने का किया, उत्पादन के अंदर उत्पादन किया, कितने वोल्टेज का किया, आप लोगों को देखा उत्पादन आप लोगों ने 11 केवी का किया या 11.5 या 12 केवी का किया। आजकल 33 केवी का शुरू हो गया है, जिसको मैंने बताया कि माना ये कंज्यूमर, आपको देखा ये कंज्यूमर आता है, वो भोगता है और यहाँ से उत्पादन हुआ। इसको सीधा डायरेक्ट नहीं देंगे, मैंने आपको बताया ये यहाँ से ट्रांसमिशन घूम के फिर यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से 11 केवी का उत्पादन किया और फिर आगे 2,20,000, 4 लाख वोल्टेज, 7,65,000 का ट्रांसमिशन करते हैं। तो ये 11 केवी उत्पादन ही क्यों किया? सीधा ही कर लेते हैं 765 केवी। इसका मतलब 11 केवी उत्पादन करने का कुछ तो राज होगा। इसलिए इसके गुण देख लेता हूं कि लो वोल्टेज उत्पादन के गुण क्या है। क्या देखेंगे? लो वोल्टेज उत्पादन जो जनरेशन होता है उसके गुण क्या है, एडवांटेज क्या है, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे। आज बता देता हूं, फिर आपको बताता हूं लाइनें। अब इसके गुण क्या देखो, गुण आप लोगों को देखोगे कि वोल्टेज कम है, किससे? 765 केवी, 400 केवी, 2,20,000 या 220 केवी, 132 केवी से तो कम ही है। और फिर कंज्यूमर के पास भी यही जाता है, लगभग 11,000 केवी आ जाता है, 11,000 वोल्टेज आता है, 11 केवी जाता है। तो इसके लास्ट में भी यही पहुंचने वाला है और शुरू में उत्पादन भी यही होने वाला है। बीच का जो पॉइंट आता है वो तो करते हैं ट्रांसमिशन से। तो इसके गुण क्या है देखो, कम वोल्टेज होंगे तो कम आकार के जनरेटर की आवश्यकता, छोटा जनरेटर भी चाहिए आपको। वोल्टेज जितने कम होते जाएंगे जनरेटर की साइज छोटी होती जाएगी। तो क्या लिखेंगे इसमें? जनरेटर की साइज, छोटे साइज की जनरेटर की आवश्यकता होती है। कम लिख देता हूं, कम आकार का जनरेटर यूज किया जाता है। एक तो ये फायदा है इसका, जितना बड़ा लेंगे उतना नुकसान होगा। ये एक तो ये फायदा है सबसे बड़ा, छोटा आकार का जनरेटर प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, आकार छोटा रहेगा तो उसके अंदर जो आर्मेचर होता है,
किसमें, जनरेटर में। आर्मेचर होता है या रोटर होता है जिसमें फील्ड पोल बनते हैं, वो घूमेगा, उसके ऊपर तनाव ज़्यादा होगा, बड़ा जितना होगा उसके ऊपर तनाव अधिक हो जाएगा। तनाव होगा तो वहाँ पर टूटने का खतरा रहेगा, इसलिए कह सकते हैं आर्मेचर पर, क्या किसमें, आर्मेचर पर तनाव, मतलब कि स्ट्रेस मान लेते हैं, स्ट्रेस कम होता है। एक इसका ये फायदा होता है। दूसरा दिखाता हूं और क्या फायदे इसके, किसके, लो वोल्टेज उत्पादन के फायदे क्या हैं। अब देखो वोल्टेज कम रहेंगे तो इंसुलेशन भी कम लगेगा। लो ग्रेड का इंसुलेशन ले सकते हैं, जितना मोटा इंसुलेशन की आवश्यकता लेने की आवश्यकता नहीं है, तो कह सकते हैं कि पतला इंसुलेशन प्रयोग किया जा सकता है। पतला इंसुलेशन, इंसुलेशन कहाँ पे, आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं, केबलें प्रयोग करते हैं, वहां पे लो वोल्टेज पे इंसुलेशन का यूज किया जाता है, यूज किया जा सकता है। एक ये फायदा होता है। और मतलब कि हाई ग्रेड के इंसुलेशन में हाई क्वालिटी के इंसुलेशन की जरूरत नहीं है, लो क्वालिटी का इंसुलेशन में चल जाता है, इसलिए कह सकते हैं लो ग्रेड के इंसुलेशन का प्रयोग किया जा सकता है। लो ग्रेड के का इंसुलेशन यूज किया जा सकता है, एक इसका ये फायदा होता है। ये तो इसके फायदे हैं, और भी हैं छोटे मोटे फायदे, ठीक है ना, कि वोल्टेज का मान यदि कम होता है तो वहाँ पे मशीनों का आकार छोटा हो जाता है, और जिसमें जनरेटर का आकार छोटा होता है, और एक यांत्रिक शक्ति भी आपको इतनी ज़्यादा मजबूत की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन लगभग मोटे मोटे रूप से यही फायदे आते हैं। अब देखो, अब ये देखते हैं कि आप लोगों ने लो वोल्टेज का उत्पादन किया, अब इसका उपयोग करवाएंगे कंज्यूमर के पास, लो वोल्टेज आएगा, लेकिन बीच में ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज का करते हैं। ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज का क्यों किया, आपको पता है उत्पादन केंद्र कहाँ होते हैं, कंज्यूमर से बहुत बहुत दूर होते हैं, 200 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर होते हैं। वहां से कंज्यूमर तक सप्लाई पहुंचाने में, उत्पादन केंद्र से कंज्यूमर तक सप्लाई पहुंचाएंगे तो कितने किलोमीटर की आपको लाइनें खींचनी पड़ेंगी। तो इतनी लंबी लाइनें जाएंगे तो आपको नुकसान होगा, आपका लाइन का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और उसमें हानियाँ बढ़ जाएंगी और लाइन की जो दक्षता घट जाएगी, ठीक है ना। तो यदि इसी वोल्टेज का यदि आप उसका ट्रांसमिशन करेंगे, सीधा वोल्टेज 11 के ले जाएंगे, तो उस सब बातों को मतलब कम करने के लिए, एक विशेष रूप से मतलब कि लाइन का लॉस कम करने के लिए, वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हाई वोल्टेज का प्रयोग करेंगे। तो हाई वोल्टेज के फायदे बता देता हूँ कि उच्च वोल्टेज पर पारेषण के फायदे क्या है। ये तो लिख लिया आप लोगों ने, अब लिखा देता हूँ उच्च वोल्टेज पर पारेषण के लाभ, उच्च वोल्टेज पर ट्रांसमिशन के लाभ क्या होते हैं। तो हाई वोल्टेज ट्रांसमिट कर लेता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के लाभ क्या है। हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन के लाभ क्या है उसकी बात कर लेता हूं। काफी बार परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं और पूछने की संभावना बनी रहती है। मैंने अब तक जितने पॉइंट लिखवाता हूं, मैं हर बार ऐसे लिखाता हूं कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आने की संभावना रहती है, हर बार बताता हूं, और आप किसी पेपर को खोल के देखोगे तो आपको अवश्य मिल जाएंगी चीजें। तो सबसे पहले देखो, जैसे अपने पी की बात करें, पावर की बात करें, क्योंकि यहाँ उत्पादन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक पावर उत्पन्न होगी, शक्ति उत्पन्न होती है, और शक्ति को आगे कंज्यूमर तक प्रदान करते हैं। फिर वो शक्ति न तो ट्रांसफार्मर कम कर सकता, कि जैसे ट्रांसफार्मर के पास 100 मेगावाट की शक्ति है, 100 मेगावाट की पावर है, तो जहाँ से पीछे से पावर आएगी वो एनर्जी सेम टू सेम देगा। वोल्टेज कम कर सकता है, धारा कम कर सकता है, पावर फैक्टर कम ज़्यादा कर सकता है, लेकिन पावर जितनी होती है उतनी आदान प्रदान कर देता है। पावर अपने पास कम ज़्यादा नहीं करता है, न तो फ्रीक्वेंसी कम करता है और न पावर कम करता है। तो पावर तो पूरी जाएगी, लेकिन पी बराबर वी आई और कोस पाई, मान लीजिए ऐसे होता है। अब आप लोगों को मान लीजिए 1000 वाट की पावर मान लेते हैं, कम से कम दिखा देता हूँ, 250 वाट आपके पास 250 वोल्टेज है सपोज करना, और यहाँ पे 4 एम्पियर है, कोस फाई माना कि 1 है, तो ये कितने हो गए, 1000 वाट हो गया। अब सपोज कीजिए आप लोग इसको 1000 वोल्टेज कर देते हो, 1000 वोल्टेज कर देते हो, तो 1000 वाट तो पूरी रहेगी, 1000 वोल्टेज किया तो पावर कितनी रहेगी, 1 एम्पियर था, ये धारा थी, ये वोल्टेज था, तो वोल्टेज तो 4 गुना बढ़ा दिया, लेकिन धारा भी 4 गुना कम होगी। बोलो पावर का मान, धारा का मान कम हुआ, तो कह सकते हैं इसमें कि वोल्टेज जो बढ़ेगा वहाँ पे करंट का मान उतना ही कम होता जाएगा, करंट का मान उतना ही कम हो जाएगा। तो क्या कह सकते हैं, हाई वोल्टेज में करंट का मान कम होता है, क्योंकि पावर तो सेम टू सेम जाने वाली है। समझ गए मेरी बात को। तो यहाँ इस पारेषण के, उच्च वोल्टेज पर पारेषण के लाभ क्या लिख सकते हैं कि हाई वोल्टेज के कारण करंट का मान कम हो जाता है, जिससे कॉपर लॉस कम होता है, हानियां घट जाती हैं। ऐसे मान लो कि लाइन की हानियां घट जाती हैं। तो यहाँ मैं लिखने वाला हूँ इस पॉइंट के बारे में, किसमें, इस पॉइंट के बारे में लिखने वाला हूँ कि हाई वोल्टेज के कारण क्या लिखेंगे,
हाई वोल्टेज को हिंदी में लिख सकते हैं उच्च वोल्टता के कारण, हाई वोल्टेज के कारण धारा कम हो जाती है, धारा कम हो जाती है, जिससे क्या होगा, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण अपने को क्या फायदा है, धारा कम होने से लाइन में धारा कम जाएगी, वोल्टेज ज़्यादा जाएंगे, धारा कम जाएगी, जिससे लाइन का माने कि कॉपर लॉस है, पहले एल्यूमिनियम की तार तो एल्यूमिनियम लॉस है, इसको कॉपर लॉस ही बोलेंगे, क्योंकि जो कंडक्टर में जो लाइन लॉस होता है उसको कॉपर लॉस बोल सकते हैं। तो कह सकते हैं लाइन लॉस, ऐसे मान लो लाइन लॉस, लाइन हानि, या इसको कॉपर लॉस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कॉपर लॉस कम होता है। ये यदि लॉस का मान कम होगा तो दक्षता अच्छी जाएगी। हानियों पर जितने कम होते हैं उतनी दक्षता अच्छी जाती है, क्योंकि दक्षता किसे कहते हैं? आउटपुट व इनपुट के अनुपात को दक्षता कहते हैं। और आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड होती है? आउटपुट डिपेंड होती है हानि पे। इनपुट से आउटपुट कम होती है, क्यों? हानियां होती, तो हानियां कम रहेंगी तो दक्षता अधिक जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया बात किसमें कि इसमें हाई वोल्टेज के कारण लाइन लिख लो, लाइन में धारा कम होगी। यहाँ लाइन में धारा कम हो जाती है, जिससे लाइन हानि का या कॉपर हानि का मान कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि लाइन हानि, लिख लो आगे मैं बता देता हूँ, लाइन हानि या कॉपर लॉस एक ही बात। लाइन हानि धारा पर निर्भर होती है, धारा पर निर्भर होती है। अब धारा क्यों? आपको पता है कॉपर लॉस का सूत्र क्या? देखो कॉपर लॉस P, कॉपर लॉस क्या है? WC लिख देता हूँ मैं। आप कॉपर लॉस पावर है, पावर में याद करते हैं, WC बराबर होता है I²R। हो गए I²। अब कॉपर लॉस धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, इतना आप लोग पढ़ चुके हो। कॉपर लॉस धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। धारा जितनी कम होगी उसको 2 गुना धारा, उनकी पावर ये हानियां घट जाएंगी। इसलिए लिख लो WC कॉपर लॉस बराबर I²R होता है, इसलिए ये कॉपर लॉस का मान घट जाता है, लाइन हानि का मान कम हो जाता है। एक सबसे बड़ा फायदा ये आता है। दूसरी बात देखो, वोल्टेज ड्रॉप होता है, वोल्टेज VI/R होता है। धारा घटेगी तो वोल्टेज ड्रॉप घटेगा, लाइन में वोल्टेज ड्रॉप घट जाएगा। तो कह सकते हैं इस हाई वोल्टेज के कारण लाइन का वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाता है, वोल्टता पात कम हो जाता है। मतलब जहाँ जितना वोल्टेज देते हैं थोड़ा बहुत वोल्टेज घटता है, बाकी वोल्टेज नहीं घटता है। यदि वोल्टेज ड्रॉप कम होता है तो क्या कह सकते हैं? लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होता है। लिख लेना मेरी बात। इसमें क्या होगा? हाई वोल्टेज से वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, और वोल्टेज ड्रॉप कम होने से क्या होगा? वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होगा। ठीक है ना? वोल्टेज रेगुलेशन का मान उस तो नहीं होगा, अच्छा कम से कम होगा वोल्टेज रेगुलेशन। एक बात ये आती है। उसके बाद में देखो करंट कम होने से क्या होता है? देखो करंट का मान कम होगा तो जो कंडक्टर प्रयोग करेंगे लाइन में, वो पतले कंडक्टर भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कंडक्टर की साइज करंट पे डिपेंड होती है। करंट का मान कम है तो पतला तार प्रयोग कर सकते हैं, कहने का मतलब व्यास कम कर सकते हैं तार का। तो ये भी कर सकते हैं कि करंट का मान कम होने से या हाई वोल्टेज प्रयोग करने से चालक का व्यास कम हो जाता है। चालकों का व्यास कम व्यास के चालक प्रयोग कर सकते हैं। फिर शॉर्टकट में ये लिख सकते हैं कि करंट कम होने से चालकों का व्यास कम हो जाता है, कंडक्टर का व्यास कम हो जाता है। अब व्यास कम होगा, आपको पता है, एक तो इतना मोटा कंडक्टर लें और एक पतला सा कंडक्टर लें, व्यास कम होगा तो कॉपर की बचत होगी, एल्यूमिनियम की बचत होगी। तो कह सकते हैं यहाँ पे कि कॉपर की बचत होती है। कॉपर की बचत होती है तो अपने को मतलब कि उसके लाइन की लागत राशि घट जाती है। ये भी इसमें फायदा होता है। किसमें? हाई वोल्टेज के ट्रांसमिशन से ये फायदा हो जाता है। ये भी इससे सबसे बड़ा फायदा होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कॉपर की बचत होती है, वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होता है, लाइन हानियाँ कम होती हैं, कॉपर हानियों का मान घट जाता है। ठीक है ना? और कॉपर की बचत हो जाती है, लागत राशि घट जाती है, और सबसे बड़ी बात लाइन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, लाइन की दक्षता बढ़ जाती है इस हाई वोल्टेज के ट्रांसमिशन से। तो दोस्तों ये तो था आपका वो पॉइंट जो कि कम वोल्टेज उत्पादन का लाभ और हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के लाभ क्या है। अब बताता हूँ आपको ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है। अब देखो, आप लोगों ने देखा था, माना कि ये एक उत्पादन केंद्र है। क्या है? उत्पादन केंद्र मान लेता हूँ। यहाँ से उत्पादन हुआ 11 kV का मान लेता हूँ। गौर से सुनो मेरी बात, आपको बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। यहाँ से लाइन निकली, देखो यहाँ से आप लोगों ने लाइन निकली। अब आप लोगों ने किसको दिया? सबसे पहले यहाँ से जो उत्पादन हुआ उसको किसको दिया? एक स्टेप आप ट्रांसफार्मर को दिया था। ये 11 kV का उत्पादन था, यहाँ तक ये 11 kV है। यहाँ से आप लोगों ने माना कि 400 kV का, यहाँ से 440 kV का ट्रांसमिशन कर लिया। तो एक तो ये लाइन देखो, एक ये लाइन थी आप लोगों की। फिर यहाँ से आप लोगों ने इसको स्टेप डाउन किया, एक ट्रांसफार्मर और लगाया। कौन सा? एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया। यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर वो लगाया था आप लोगों ने, वो लगाया था स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये स्टेप डाउन लगाया था आप लोगों ने। फिर आगे वोल्टेज मिला आपको, माना कि 132 kV मिला।
तो 2 वोल्टेज हो गए। फिर आगे 132 से क्या यहाँ यहाँ से इस ट्रांसफार्मर ने 11 kV से 400, ये 400 से 132 बदल लिया। अब यहाँ से आके 132 को स्टेप डाउन करेंगे, फिर 132 को किस में 33 kV या 11 kV में कन्वर्ट कर लेंगे आपको, ठीक है। ये 11 kV में कन्वर्ट कर लिया मान लीजिए यहाँ पे। तो एक सिस्टम यहाँ तक मैंने आपको बताया, यहाँ तक पिछले वीडियो होता है, ये सिस्टम कैसा होता है, ट्रांसमिशन होता है। आगे किस में जाता है, आगे डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाता है। तो अपन अध्ययन किसका करेंगे, ओनली सिर्फ ट्रांसमिशन का अध्ययन करेंगे, ओनली सिर्फ पारेषण लाइन का अध्ययन करेंगे। ट्रांसमिशन करने का अध्ययन करने के बाद अपन उस नतीजे पर पहुंचेंगे जिसका अध्ययन करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन जो कंज्यूमर के पास पहुंचता है, उसकी बात बाद में करेंगे। तो आज बात करने वाले हैं एक लाइन, तो ये मैंने आपको बताया ये प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन है और ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन है। यदि आप लोगों को इसको अच्छी तरह से जानना चाहो क्या होती है, तो मेरे जस्ट पिछली वीडियो में मैंने आपको अच्छी तरह अध्ययन करवाया है। आप लोग एक बार देखोगे ट्रांसमिशन लाइनों के बारे में तो आपको सब कुछ पारदर्शी रूप से समझ में आ जाएगा, आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूज नहीं होगा। आप पिछली वीडियो को देखोगे, इसलिए मैंने आपको आज ये देखा कि ये लाइनें, इन लाइनों के वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। अब क्या देखेंगे, अब अपन देखने वाले हैं ट्रांसमिशन लाइन। अपन क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन ये पढ़ने वाले हैं। अब ट्रांसमिशन लाइन को पारेषण लाइन भी बोल सकते हैं, संचारण लाइन बोल सकते हैं, याद रखना, पारेषण लाइन बोल सकते हैं, संचारण लाइन बोल सकते हैं, प्रसारण लाइन बोल सकते हैं। इससे पिछले वीडियो में आपको सारे नाम लिखाए थे। ट्रांसमिशन लाइन किसे कहते हैं, देखो अब आप लोगों को पता है, उत्पादन के अंदर से, उत्पादन जहां होगा वहां से उत्पादन के अंदर से वितरण तक, वितरण प्रणाली जहां शुरू होगी, बस जैसे कि मान लो 11 kV का वोल्टेज शुरू होगा, 33 kV का वोल्टेज शुरू हो जाएगा, वहां तक जो लाइनें जाएंगी वो सारी की सारी ट्रांसमिशन लाइन कहलाएंगी। तो ये क्या कह सकते हैं, ट्रांसमिशन लाइन के बारे में क्या सकते हैं कि उत्पादन केंद्र से विद्युत प्रणाली तक विद्युत की आपूर्ति करने वाली लाइन। क्या लिखेंगे, उत्पादन केंद्र से जहां से जनरेशन होता है वहां से, जैसे स्टेप अप वोल्टेज हुआ और 11 kV को 400 kV वोल्टेज बदला, वहां से लेकर और जहां 33 kV वोल्टेज की बात करते हैं वहां तक उसको स्टेप डाउन करेंगे, वहां तक की जितनी लाइनें होंगी सारी कौन सी लाइनें होंगी, ट्रांसमिशन लाइन होगी। तो लिख सकते हैं उत्पादन केंद्र से वितरण प्रणाली तक विद्युत आपूर्ति करने वाली लाइन ट्रांसमिशन लाइन कहलाती हैं, संचारण लाइन कहलाते हैं या पारेषण लाइन कहलाते हैं। इसकी परिभाषा आप लिख लेना। अब मैं लिखाता हूं आपको इसके प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं। तो पारेषण लाइन की क्या लिखेंगे, टाइप्स लिखेंगे, टाइप्स लिखेंगे, इसके प्रकार लिखेंगे। अब कितने प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अब निकल के आने वाला है, जो आपको एक साथ किसी भी बुक्स में मिलने वाला नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, ये लाइनें, इन लाइनों को 2 भागों में बांटा जाता है। किन लाइनों को, इन लाइनों को, कौन सी ट्रांसमिशन लाइनों को 2 भागों में बांटा जाता है। मैं आपको दोनों भाग लिखा देता हूं। कितने भागों में, ये 2 भाग होंगे, इसके 2 भाग होंगे, 2 भाग में या 2 प्रकार लिख देता हूं, 2 प्रकार की होती है। क्या होंगी, ये लाइनें 2 प्रकार की होंगी। अब कौन कौन सी होंगी, ठीक है। एक तो आपको लिखाता हूं, एक तो देखो वोल्टेज के आधार पर होती है, मैं आपको इसके प्रकार लिखा देता हूं। एक तो रहेगी वोल्टेज के आधार पर और एक रहेगी दूरी के आधार पर, कितनी दूर लाइन ले जानी है, क्योंकि उत्पादन के अंदर कंज्यूमर से बहुत दूर होते हैं, माना कि 100, 200, 500 किलोमीटर दूर होते हैं, 1000 किलोमीटर दूर होते हैं। तो वहां पे कौन सी लाइन आएंगी, बीच में प्रसारण लाइनें आएंगी। तो अभी इन लाइनों का वर्गीकरण किसके आधार पर कर सकते हैं, 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो दूरी के आधार पर लिख देता हूं मैं, दोनों प्रकारों में सबसे पहला प्रकार रहेगा दूरी के अनुसार। किसके अनुसार, दूरी के अनुसार इसका अध्ययन करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू लेंथ लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लेंथ, दूरी के अनुसार कर सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस के अनुसार, डिस्टेंस कर लो आगे, डिस्टेंस के अनुसार कर सकते हैं। और दूसरा अध्ययन करेंगे वोल्टेज के अनुसार। वोल्टेज के अनुसार करेंगे। अब वोल्टेज के अनुसार मतलब कि अकॉर्डिंग टू वोल्टेज के अनुसार, अब वोल्टेज के अनुसार भी इनको भागों में बांटेंगे और दूरी के अनुसार भी इनको भागों में बांटेंगे। तो अब मैं यहाँ लिखने वाला हूँ कि दूरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लेंथ, डिस्टेंस के अनुसार करते हैं, डिस्टेंस के अनुसार इस लाइन का अध्ययन करने लिख लेंगे। ये लाइन वैसे 2 प्रकार, शुरू में 2 प्रकार के होते हैं। अब इनके आगे के प्रकार की बात करता हूँ। डिस्टेंस के अनुसार ये लाइन 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। डिस्टेंस के अनुसार इन लाइनों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो देखो आपको 3 भाग कौन कौन से होंगे, एक तो शॉर्ट होगी, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होगी,
कैसे होगी, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होगी, दूसरी मीडियम होगी, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होगी, और तीसरी होगी आप लोगों की लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होगी। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती हैं, 3 भागों में बांटते हैं। और तीनों भागों की बात करें, देखो यहाँ पे आप धीरे धीरे मेरी बातें, सारी बातें लिखते ले जाना, जो मैं बोलूँ और जो मैं लिखूँ। आप इतना समझोगे तो आपको कभी समस्या नहीं आएगी। आप लोग कभी भी ये विचार करोगे मन में ये लाइन कौन सी होगी, तो आप तुरंत झटके के साथ पकड़ जाओगे ये लाइन ये होने वाली है। अब मैंने किसके अनुसार बात कर रहा हूँ, मैं डिस्टेंस, दूरी के अनुसार बात कर रहा हूँ। दूरी के अनुसार बात करूंगा तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होगी, वो कितनी दूर तक मानी जाएगी, कितनी किलोमीटर तक ट्रांसमिशन, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मानी जाएगी। तो ये ट्रांसमिशन लाइन लिख लो आगे, 0 से 50 किलोमीटर तक की होती है, किलोमीटर दूरी तक होती है, दूरी तक की होती है। 0 से 50 किलोमीटर तक ही मानी जाती है। 50 से आगे ले जाएंगे तो उसका नाम बता दिया जाएगा। एक तो बात क्या आती है, अब ये भी पूछा जाएगा कि यदि कम दूरी है तो वोल्टेज का मान भी कम रखा जाएगा। दूरी का मान कम है, दूरी इसकी कम है, किलोमीटर में इसको कम है, तो वोल्टेज भी कम होगा। जितनी लाइनें दूर होंगी, लंबी होंगी, वोल्टेज का मान उतना ही बढ़ाते चले जाएंगे, और जितनी लाइन शॉर्ट होंगी वोल्टेज उतना ही घटाते चले जाएंगे। तो कितनी दूर तक ले सकते हैं, 50 किलोमीटर तक ले सकते हैं। तो ये यहाँ पे इसका वोल्टेज का मान कितना लग सकते हैं, 20 kV वोल्टेज तक, 20 kV वोल्टेज तक ये लाइनें प्रयोग कर सकते हैं। अब देखो 5-10% तो ऊपर से उतार चढ़ाव होता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 20 से अब मानो कि 24 किलो वोल्ट, कभी कभी 24 भी किलो वोल्ट भी आ जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड में देखा था 20 किलोमीटर ही माना जाता है। 20 से 24 या 20 किलोमीटर माना जाता है कि, सॉरी 20 किलो वोल्ट माना जाता है कि 20 किलो वोल्ट तक और 50 किलोमीटर तक ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। एक लाइन तो ये होती है आपकी। दूसरी लाइन आता है आपकी मीडियम। मीडियम से अंदर की मध्यम संचारण लाइन आती है, ये मध्यम होगी, ये मध्यम लिख लेना, ये कम, ये मध्यम, और ये लॉन्ग, लंबी। ऐसा कि ये ऐसे मानो निम्न मान लेता है उसको, निम्न होगी, ये मध्यम होगी। अब मध्यम में कितने वोल्टेज आ सकते हैं, देखो मध्यम की बात की जाए, मध्यम के वोल्टेज लिखा देता हूँ। क्या मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज कितने होते हैं और दूरी का मान कितना होता है। यहाँ इसमें देखो 50 किलोमीटर तो ले लिया, 50 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक लेते हैं। इसकी दूरी कितनी रहेगी, 50 किलोमीटर से 150, 150 किलोमीटर तक की दूरी रखी जाती है इस लाइन की। समझ गए बात को, ये तो थी यहाँ पे। अब इसमें वोल्टेज कितना ले सकते हैं, देखो यहाँ से 20 किलो वोल्ट से कितना ले सकते हैं, यहाँ से इसमें ले सकते हैं 20 kV, क्योंकि 20 तो है ही, 20 kV से, या कभी कभी आपको 24 kV नाम भी मिल सकता है, 20 kV से या 24 kV नाम मिल सकता है। 20 kV से कितना लेंगे, 100 kV तक ले सकते हैं। यहाँ से 20 kV से 100 kV तक वोल्टेज ले सकते हैं, और 24 kV का नाम आता हो तो 150 kV तक ले सकते हैं। इतना मार्जिन होता है इसके अंदर, लेकिन स्टैंडर्ड में 20 से 100 kV माना जाता है। 20 kV से 100 किलो वोल्ट तक यहाँ वोल्टेज रखा जाता है। 50 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक लाइन रखी। ये प्रश्न आपसे काफ़ी बार पूछे जाएंगे, और पूछने की हरदम इसमें एक कैटेगरी बनी रहती है, क्योंकि यही प्रश्न कंफ्यूज वाले होते हैं, यही प्रश्न आपको सस्पेंस में रखने वाले होते हैं कि इसका आंसर क्या दें। इसलिए मैंने आपको बताया कि आज के दोनों पॉइंट ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो ये थी। अब देखो इसमें क्या होगा, इस लाइन में आपसे पूछा जाएगा, देखो इसमें लो वोल्टेज होगा, कौन से में, शॉर्ट वाले में लो वोल्टेज होगा और लो डिस्टेंस होगी। दोनों के दोनों तथ्य इसमें होते हैं। एक आपके सामने ये आता है, दूसरा आता है लॉन्ग वाले की बात करते हैं। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में कितने किलोमीटर की दूरी होती है, ये देखो माना कि आपने कितने लिया, 150 किलोमीटर लिया आप लोगों ने। कितने किलोमीटर लिया है, 150 किलोमीटर लिया है, तो कह सकते हैं यहाँ से 150 किलोमीटर मान लेते हैं, और या 100 किलोमीटर मान, देखो 50 से 150 किलोमीटर मान लेते हैं। तो यहाँ कह सकते हैं यहाँ पे कि इस लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में 150 किलोमीटर से ऊपर होता है। दूरी कितनी होती है, इससे ऊपर दूरी होती है। इससे कम दूरी की लाइनें लॉन्ग वाली नहीं होंगी। तो 150 किलोमीटर से ऊपर जाएंगी तो मैंने आपको बताया कि जितनी दूरी बढ़ेगी इतना वोल्टेज भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ वोल्टेज का मान कितना कर सकते हैं, देखो 100 किलो वोल्ट से ऊपर, और कभी कभार यदि स्टैंडर्ड तो ये 100 किलो वोल्ट से ऊपर होता है, और कभी कभार 150 किलोमीटर भी आता है, 150 किलोमीटर से ऊपर की लाइनें। तो आप समझ जाओगे कि 100 से तो ऊपर यही। तो ये आपकी 3 लाइनें होंगी डिस्टेंस के आधार पर। लेकिन मैंने आपको बताया कि
लाइनों को दो रूप से मतलब विभाजित कर सकते हैं। एक तो आपकी थी डिस्टेंस के आधार पर, एक आपके वोल्टेज के आधार पर आती है। तो अब मैं आपको लिखाता हूँ कि वोल्टेज के आधार पर ये लाइनें कितने रूप में विभाजित कर सकते हैं, 2 रूप में या 3 रूप में, उसकी और बात कर लेते हैं। अब दिखाता हूँ आपको वोल्टेज के आधार पर, वोल्टेज के अनुसार ट्रांसमिशन लाइनें का वर्गीकरण किसके अनुसार देखेंगे, अकॉर्डिंग टू वोल्टेज, वोल्टता के अनुसार देखते हैं। वोल्टता के अनुसार अकॉर्डिंग टू वोल्टेज भी देखते हैं कि ट्रांसमिशन लाइनें क्या होती हैं। अब देखो वोल्टेज के अनुसार आप लोग देख चुके हो कि जनरेशन में कितने केवी का उत्पादन हुआ, 11 केवी का हुआ, फिर उसको कितने केवी में बदला, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से उसको बदला, 4 लाख वोल्टेज बदल लिया, या 400 केवी मान लेते हैं, 220 केवी मान लेते हैं, या 7,65,765 केवी मान लेते हैं, बढ़ाया। तो आप लोगों ने इसको किस नाम से प्रदर्शित किया था, याद होगा आप लोगों को, पिछले वीडियो देखा होगा, मैं बता देता हूँ। जो ही स्टेप अप ट्रांसफार्मर से आगे वोल्टेज आता है तो आप लोगों ने लिखा कि ये प्राइमरी ट्रांसमिशन है। क्या लिखा था, प्राइमरी ट्रांसमिशन। फिर आप लोगों ने आगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया और उसी वोल्टेज को कन्वर्ट किया था 132 या 33 केवी में या 66 केवी में कन्वर्ट किया था। तो वहां क्या लिखा था आप लोगों ने, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। तो बोलो दोनों वोल्टेज में डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ। एक तो 400 केवी का था, एक 33 केवी का आता है या 66 केवी का आता है, या 132 से 33 केवी का सिस्टम आता है। तो दोनों के दोनों सिस्टम किस में थे, ये दोनों के दोनों सिस्टम ट्रांसमिशन में थे। 33 से आगे की बात करेंगे तो आप डिस्ट्रीब्यूशन में पहुंच जाएंगे, लेकिन अपन बात कर रहे हैं ट्रांसमिशन सिस्टम की। तो कह सकते हैं कि वोल्टेज के आधार पर भी ये लाइन 2 प्रकार से विभाजित की जाती है। कितनी बार, 2 प्रकार से। एक तो प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन होती है और एक सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन होती है। तो प्राइमरी ट्रांसमिशन का प्रयोग कहाँ करते हैं और सेकेंडरी ट्रांसमिशन का प्रयोग कहाँ करते हैं, इनके वोल्टेज कितने थे ये तो मैंने पिछले वीडियो लिखा दिया है, फिर भी आज आपको लिखाऊंगा मैं आपको कि प्राइमरी ट्रांसमिशन में कितने वोल्टेज होते हैं और सेकेंडरी ट्रांसमिशन में कितने वोल्टेज होते हैं। लेकिन उन लाइनों के वोल्टेज की बात कर लेते हैं आज। तो मैं कह सकता हूं, यहाँ पे मैं एक चीज लिख सकता हूं कि वोल्टता के अनुसार ये लाइनें 2 प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। होगी। अब 2 प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो प्राइमरी ट्रांसमिशन, एक तो प्राइमरी मतलब कि प्राथमिक संचारण पारेषण, एक ही बात है, संचारण पारेषण प्रसारण लाइन। एक तो इस नाम से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं और दूसरी होती है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन, इसको द्वितीयक संचारण लाइन ये हो सकती है। अब मैं आपको इन दोनों के मतलब कि इसमें प्रारूप लिखा दूं अलग करके, आपको फिर दोनों के एक साथ लिखा देता हूं कि इसमें कितने कितने वोल्टेज रहेंगे। अब सबसे पहले लिखने वाले हैं किसके, प्राइमरी के लिखेंगे। प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन की लिखूं मैं आपका, मेरी बातें गौर से सुनना और सुनकर लिखना। और ये हो गया आपकी सेकेंडरी ट्रांसमिशन। सेकेंडरी ट्रांसमिशन और ये होगी प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, अब लिख लेना आगे, ठीक है ना। ये ट्रांसमिशन लाइन होगी। अब इसमें क्या होगा और इसमें क्या होगा, ये कहां से आई आप लोगों को, उत्पादन में 11 केवी का उत्पादन हुआ और आप लोगों ने सीधे ही लगा दिया स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर से आप लोगों ने वोल्टेज का बढ़ाया, कितना बढ़ाया, मान लीजिए कि आप लोगों ने 765 केवी बढ़ाया, मान लीजिए कि आप लोगों ने 220 केवी बढ़ाया या 400 केवी बढ़ाया या 440 केवी बढ़ाया, बढ़ा तो लिया वोल्टेज। तो उस वोल्टेज को जो लाइन सहन करेगी, उस वोल्टेज से जो लाइन कनेक्ट होगी वो प्राइमरी ट्रांसमिशन कहलाते हैं। ये कह सकते हैं कि जनरेटिंग स्टेशन से निकलने वाली हाई वोल्टेज की लाइन ही प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन होती है। तो ये क्या कह सकते हैं इसके बारे में कि उत्पादन केंद्र से या जनरेटिंग स्टेशन से, उत्पादन केंद्र से निकलने वाली हाई वोल्टेज की लाइन, हाई वोल्टेज की लाइन होती है। अब कितने वोल्टेज होते हैं यहाँ पे, इतने वोल्टेज दिखा हूँ आपको। ये 220 केवी वोल्टेज हो सकते हैं, 400 केवी वोल्टेज हो सकते हैं, या 440 भी लिख सकते हैं इसको, 440 वोल्टेज हो सकते हैं, या फिर 765 केवी वोल्टेज हो सकते हैं। ये वोल्टेज होते हैं इस लाइन में। प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज का विभाजन ये रहेगा। अब मैं बात करूँ सेकेंडरी की, कि सेकेंडरी में कितने वोल्टेज होते हैं। अब सेकेंडरी लाइन आपको पता है, मैंने एक डायग्राम बनाया था कि यहां से उत्पादन होता है, ये उत्पादन हुआ, क्या हुआ यहाँ पे मानो ये उत्पादन केंद्र है और आगे यहाँ पर लोगों ने स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया था, ये 11 केवी हुआ और ये 400 केवी 440 केवी हुआ,
फिर यहाँ पे लगाया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, आप लोगों को ध्यान होगा मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ये 440, ये क्या मिला आपको, ये मिल गया 132 kV या 66 kV या 33 kV मिला आप लोगों को। एक लाइन ये थी, फिर आगे मिला आप लोगों को। तो यहाँ तक कि एक लाइन ये थी, एक ये थी, ये प्राइमरी ट्रांसमिशन थी, ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन है। तो ये आगे क्या आ गया, ये आगे आएगा आपका उत्पादन, ये सॉरी वितरण आएगा आगे, आगे वितरण सिस्टम शुरू हो जाएगा। तो कह सकते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन क्या कह सकते हैं कि प्राइमरी ट्रांसमिशन से, या फिर ये कह सकते हैं वितरण उद्देश्य के लिए, वितरण के कार्यों के लिए सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन का प्रयोग किया जाता है। काफी बार आपसे कंफ्यूज वाले क्वेश्चन पूछ जाएंगे, आप बिल्कुल भ्रमित हो जाओगे पेपर को देखोगे तो, और ये प्रश्न आप देखोगे तो बहुत काफी बार पूछे भी गए हैं। प्राइमरी ट्रांसमिशन क्या होता है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन कौन सी होती है, कितने वोल्टेज होते हैं, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज के लिए कौन सी लाइन का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग समझ गए ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन है। ये कौन सी है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन का प्रयोग कहाँ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के कार्यों के लिए कर सकते हैं, या उत्पादन वितरण के लिए कर सकते हैं, या वितरण प्रणाली के लिए, ऐसे मान लो वितरण सिस्टम के लिए करते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ कितने वोल्टेज है, 132 से 33 kV तक लिख सकते हैं। यहाँ वोल्टेज का मान कितना है, इस लाइन में वोल्टेज का मान कितना रहेगा, 132 kV से 33 kV तक होता है। या फिर लिख सकते हैं 132 kV लिख सकते हैं, या 66 kV लिख सकते हैं, या फिर इसको 33 kV वोल्टेज लिख सकते हैं, या बीच में भी जो वोल्टेज आता है वो यही आता है। 33 से नीचे चले जाएंगे तो वितरण सिस्टम में पहुंच जाएंगे, उसका अध्ययन बाद में करवाने वाला हूँ आप लोगों को। तो ये क्या आप लोगों के, ये आप लोगों की लाइन है, कौन सी, ट्रांसमिशन लाइन है, जो वोल्टेज के आधार पर देखी और दूरी व उनकी क्षमता के आधार पर देखी। ये देखिए, अब देखो लाइनें किसके ऊपर डिपेंड होती है, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस पर डिपेंड होती हैं। लाइनों की बात करें तो किसके ऊपर डिपेंड होती है, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस पर डिपेंड होती है। ये आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा आप लोगों को मैं, ठीक है। तो यहाँ तक की बात ये थी। अब दिखाता हूँ आपको पावर सब स्टेशन क्या होते हैं। अब देखने वाले हैं पावर सब स्टेशन क्या होते हैं, उनकी बात कर लेता हूँ। देखो मैं अब क्या देखेंगे, पावर सब स्टेशन, दोनों के दोनों पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने आपको बताया था। अब देखेंगे पावर सब स्टेशन क्या होते हैं, उनकी बात करो आप लोग को। देखो अब पावर सब स्टेशन में देखो क्या मतलब कि आप लोगों ने उत्पादन किया, माना कि उत्पादन के अंदर में उत्पादन हो चुका है, और उस उत्पादन की भी विद्युत शक्ति को कहाँ पहुंचाना है, डिस्ट्रीब्यूशन वितरण प्रणाली के पास पहुंचाना है, कंज्यूमर तक पहुंचाना है। तो उसके वोल्टेज को मेंटेन करना और आउटगोइंग लेना, मतलब कि सप्लाई को अपने पास लेना, फिर कंज्यूमर को देना, या वितरण प्रणाली को देना, या सेकेंडरी ट्रांसमिशन में देना, ठीक है ना। जो प्रणाली यहाँ पे लगाई थी आप लोगों ने कि ये उत्पादन था, या वोल्टेज को डाउन किया, या ये स्टेप अप किया, या बढ़ाया वोल्टेज को, यहाँ डाउन किया, फिर यहाँ डाउन किया, आपने आपको बताया था। तो ये क्या है, यहाँ पे ये जो सिस्टम है, ये सारे सब स्टेशन है। तो वोल्टेज को कंट्रोल करना, वोल्टेज को अप करना या वोल्टेज को डाउन करना एक बात, दूसरा उस सिस्टम को आपूर्ति को आदान प्रदान करना, विद्युत सप्लाई को आदान प्रदान करना या आवागमन करना जिस स्थान पे होता है, जिस सिस्टम से होता है, वह सब स्टेशन कहलाता है। तो उसके बारे में क्या लिख सकते हैं, उत्पादन केंद्र से या जनरेटिंग स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण प्रणाली तक वोल्टेज को नियंत्रण करने कि वोल्टेज को कंट्रोल करने, लिख लेना कि उत्पादन केंद्र से वितरण प्रणाली तक वोल्टेज को नियंत्रण करने तथा विद्युत आपूर्ति को आदान प्रदान करने के लिए अर्थात आवागमन करने के लिए जिस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है वह सब स्टेशन कहलाता है। यहाँ क्या किया आप लोगों ने, वोल्टेज देखो, यहाँ से सप्लाई आई आगे भेजी, यहाँ आई आगे भेजी, वोल्टेज को डाउन किया, वोल्टेज को डाउन किया, वोल्टेज को अप डाउन करना जिस सिस्टम में किया जाता है वह सब स्टेशन कहलाता है। ये तो इसकी परिभाषा थी। लेकिन अब इसके प्रकार की बात की जाए, इसके टाइप्स की बात की जाए, ये कितने टाइप होते हैं, इसके टाइप्स की बात की जाए, मतलब प्रकार की बात करें, ये कितनी प्रकार के होता है सब स्टेशन। फिर सब स्टेशन का प्रारूप पढ़ाऊंगा आप लोगों को मैं, 132 का 132 kV का पढ़ाएंगे, 220 का पढ़ाएंगे, 33 kV का पढ़ाएंगे, मतलब कि पूरा सिस्टम पढ़ाऊंगा। मैं तो सिर्फ नॉर्मल तरीके से आपको बता रहा हूँ कि ये किसके आधार पर विभाजित किए जाते हैं, सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ आज मैं लोगों को, ठीक है ना। तो ये किसके आधार पर विभाजित होंगे, ये एक तो वोल्टेज के आधार पर होंगे और एक इंस्टॉलेशन के आधार पर होंगे, स्थापना प्रणाली के आधार पर होंगे। तो आपको लिखा दूं कि ये दो प्रकार कौन कौन से होंगे, ये दो प्रकार के होंगे। कितने होंगे, दो प्रकार होंगे इसके, लिख लेना। एक तो होगा वोल्टेज के आकार, वोल्टेज के आधार पर,
वोल्टेज के अनुसार होगा, अकॉर्डिंग टू वोल्टेज, और दूसरा होगा इंस्टॉलेशन के अनुसार, स्थापना प्रणाली के आधार पर। हिंदी में लिखो तो लिख लो स्थापना प्रणाली, स्थापना कैसे की उसके आधार पर कर लेता हूँ। तो सबसे पहले बात किसकी करने वाला हूँ मैं, वोल्टेज के अकॉर्डिंग करने वाला हूँ। अब इसकी बात करता हूँ। देखो वोल्टेज के अकॉर्डिंग स्टेशन कितने प्रकार से विभाजित किए जा सकते हैं। अब देखो वोल्टेज के अनुसार इन सभी स्टेशनों की बात की जाए, वोल्टेज के अनुसार बात की जाए तो ये सभी स्टेशन दो प्रकार में होते हैं। वोल्टेज के अनुसार भी कितने होंगे, वोल्टेज के अनुसार ये दो प्रकार के होंगे। कैसे होंगे आपको लिखाओ, देखो पहले एक तो होगा स्टेप अप। क्या होगा, स्टेप अप सब स्टेशन। क्या होगा, स्टेप अप सब स्टेशन होगा। स्टेप अप में देखो, स्टेप अप कहाँ किया था आप लोगों को ध्यान होगा, काफी बार पूछा जाएगा स्टेप अप सब स्टेशन किसे कहते हैं, स्टेप अप सब स्टेशन कहाँ होता है। तो देखो आप लोगों ने उत्पादन किया था 11 kV का, लेकिन उसको बदला कितने में, उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहाँ प्रयोग करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर सिर्फ जनरेटिंग स्टेशन में ही प्रयोग करते हैं। क्यों, हाई वोल्टेज का ट्रांसमिशन करना है, इसलिए वहां से कितने वोल्टेज को बढ़ाएंगे, उस ट्रांसफार्मर की सहायता से 765 kV तक ले जाएंगे, 440 kV तक ले जाएंगे, 220 kV तक ले जाएंगे, 220 तक ले जाएंगे। तो वहां पे क्या होता है, वोल्टेज को स्टेप अप किया जाता है। तो अपने पूरे सिस्टम में वोल्टेज को स्टेप अप सिर्फ वही किया जाता है। तो स्टेप अप की आवश्यकता वहीं होती है हाई ट्रांसमिशन के लिए। तो कह सकते हैं उत्पादन केंद्र ही स्टेप अप ट्रांसफार्मर ये सब स्टेशन है। तो किसको कह सकते हैं, उत्पादन केंद्र को ही कहते हैं। ये क्या आता है, ये जनरेटिंग स्टेशन आता है या उत्पादन केंद्र आता है, उत्पादन केंद्र को ही कहते हैं, विद्युत उत्पादन केंद्र को ही कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेप अप सब स्टेशन, उसी को नाम से उसको जाना जाता है, स्टेप अप को। एक तो ये आ गया। फिर आप बात करेंगे कि इस सब स्टेशन वोल्टेज का मान कितना होता है, ये कितने में कन्वर्ट करता है। देखो ये कहता है अपने 11 kV लिख लो, 11 kV ओब्लिक कितने में करेगा, 765 kV में कन्वर्ट कर सकता है, 440 kV में कन्वर्ट कर सकता है, फिर ये 220 kV में कन्वर्ट कर सकता है। मतलब कि 11 kV से इतनी वोल्टेज बढ़ा देगा यहाँ पे, और इससे अधिक वोल्टेज भी कर सकते हैं। जैसे कभी 1100 kV का निर्माण भी हो जाएगा तो 1100 kV तक भी वोल्टेज को इसमें ही इस स्टेप अप जो सब स्टेशन होता है, जो जनरेटिंग स्टेशन होता है, वहीं से बढ़ा के लेते हैं। अब मैं बात करूँ स्टेप डाउन की। दूसरा प्रकार कौन सा होता है, स्टेप डाउन होता है। दूसरी यदि प्रकार की बात की जाए तो स्टेप डाउन होता है। इसकी बात की जाए, स्टेप डाउन सब स्टेशन की बात की जाए, क्योंकि वोल्टेज के आधार पर दो प्रकार के हैं। अब मैं इनकी बताऊं आप लोगों को, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट मैंने आपको बताए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। गौर से सुनना है और यदि लिखा है तो आपको कभी समस्या आने वाला नहीं है, ठीक है ना। अब आप लोगों ने देखा था कि ये यहाँ से उत्पादन हुआ, यहाँ से क्या हुआ, उत्पादन हुआ कितने का, 11 kV का, यहाँ बढ़ाया 765 kV या 400 kV में, यहाँ कम किया कितने में, ये कम कर लिया 132 kV। तो ये सिस्टम जो आया, ठीक है ना, स्टेप डाउन में यहाँ स्टेप डाउन हुआ और यहाँ स्टेप डाउन हुआ। इसने कितने का स्टेप डाउन किया, और ये क्या काम आ गया, स्टेप डाउन। ये भी स्टेप डाउन आता है और ये भी स्टेप डाउन आता है। तो लिख सकते हैं ये कहाँ आगे कहाँ मिलेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन के पास आते हैं। कहाँ जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन के पास। तो इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के या स्टेप डाउन उसमें सब स्टेशन के बारे में क्या लिख सकते हैं कि स्टेप डाउन सब स्टेशन भी दो प्रकार के होते हैं। स्टेप डाउन सब स्टेशन देखो, एक तो स्टेप डाउन यहाँ किया, एक स्टेप डाउन यहाँ किया। तो एक तो ये हुआ प्राइमरी स्टेप डाउन और ये सेकेंडरी। तो प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन बोल सकते हैं एक को। पहला होता है प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन, ये हुआ प्राइमरी सब स्टेशन। आप लोगों ने देखा होगा ना प्राइमरी लाइन, ये हुआ प्राइमरी सब स्टेशन। आप लोग मेरे पिछली वीडियो को देखोगे तो आपको समस्या बिल्कुल आने वाली नहीं है, आप लोग गौर से देखना। तो इसका काम हुआ, ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है, ठीक है ना। ये सेकेंडरी है, यहाँ से प्राइमरी ट्रांसमिशन आया और ये सेकेंडरी आया, यहाँ से फिर आगे निकल गया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इस प्राइमरी सब स्टेशन ने क्या किया, इसने सेकेंडरी सब स्टेशन को लाइन दी, सप्लाई दी। तो कह सकते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सेकेंडरी ट्रांसमिशन के लिए प्राइमरी इसका प्रयोग किया जाता है। लिख लेना कि सेकेंडरी ट्रांसमिशन के लिए प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन का प्रयोग किया जाता है। अब सेकेंडरी में वोल्टेज कितने रहेंगे वो अब आपको लिखाऊंगा, लेकिन प्राइमरी में इसमें वोल्टेज कितने होते हैं, कितने वोल्टेज को डाउन करता है, स्टेप डाउन तक करता है। तो ये कर सकते हैं 440 kV को 440 kV ओब्लिक
220 kV तक कर सकता है, 440 ओब्लिक 132 kV तक कर सकता है, या 220 kV ओब्लिक 132 kV तक कर सकता है। ये इसकी कैपेसिटी रहेगी, ये इसकी कैपेसिटी ये रहेगी, इतने वोल्टेज रहेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा ये किस प्रकार का सब स्टेशन है, स्टेप डाउन है कि स्टेप अप है? स्टेप डाउन है। कौन सा है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है? ये प्राइमरी है। एक तो आपके सामने आता है। दूसरी आपको बताता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन क्या होता है। सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन ये आता है, ये किसको देगा? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो कह सकते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन की बात करते हैं स्टेप अप में, ये सब स्टेशन सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली के लिए प्रयोग किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज के लिए प्रयोग है, ये वितरण को ही सप्लाई देते हैं। तो सेकेंडरी की बात की जाए यहाँ पे, ये प्राइमरी है और मैं सेकेंडरी का नाम लिखूं यहाँ पे, सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन। ये किसके लिए, इसके बारे में लिख लो, ये सिर्फ ओनली वितरण प्रणाली के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब ये कितने वोल्टेज को डाउन करते हैं? है तो स्टेप अप, आपको पता है। ये वोल्टेज को डाउन करते हैं 132 kV ओब्लिक 132 kV ओब्लिक या 66 kV भी आता है इसके अंदर, 66 kV ओब्लिक 33 kV कर सकते हैं या 33 kV कर सकते हैं। तो यहाँ इस सब स्टेशन में ये दो वोल्टेज रहेंगे। कितने रहेंगे? यहाँ इस सब स्टेशन में वोल्टेज होने वाले हैं 132 kV टू 33 kV तक वोल्टेज होने वाले हैं, ये यहाँ होने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, ये तो थे आपका स्टेप अप और स्टेप डाउन सब स्टेशन की बात कर लेता हूँ। तो मैं धीरे धीरे एक एक कड़ी बाइज कड़ी आपको दिखा रहा हूँ, एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको दिखा रहा हूँ। फिर भी आपको समस्या तो मेरे को बताना कि सर यहाँ हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो मेरे को कमेंट्स करोगे, आपको बिल्कुल समझाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि नियरेस्ट आपके एग्जाम आने वाली है। मैं ये नहीं चाहता कि आपको कुछ समझ में नहीं आए और आपको कुछ मतलब कि इस प्रकार से आप ऐसे अनभिज्ञ रहो और आपको कुछ समस्या क्रिएट हो। समस्या क्रिएट होगी तो आप कैसे सफल हो पाओगे? तो मेरा मकसद यही रहता है आप लोगों को किसी भी प्रकार से आपके दिमाग में बातें घुसाऊं, समझाऊं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊं कि भविष्य में भी आपके नियरेस्ट भविष्य में जो एग्जाम आए तो आप अच्छे अंक प्राप्त करके अपनी सफलता को प्राप्त कर सको। आगे दिखाता हूँ इंस्टॉलेशन के आधार पर सब स्टेशन कितने प्रकार के होते हैं। अब दूसरा कौन सा बच गया? इंस्टॉलेशन के आधार पर, स्थापना के आधार पर लिख देता हूँ मैं आपको, स्थापना के आधार पर बच गया। स्थापना के आधार पर बात की जाए, देखो ये जो सब स्टेशन तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इंडोर, फिर आपको पूरा वर्गीकरण कराऊंगा, एक होता है आउटडोर और एक होता है इंडोर और आउटडोर, एक होता है पोल माउंट ट्रांसफर सब स्टेशन, पोल माउंट। तीन प्रकार के होते हैं। इंडोर में कितने केवी का होता है? देखो यहाँ इंडोर जो होंगे ये 11 केवी से 33 केवी तक होते हैं इंडोर में, और आउटडोर में 132 केवी से ऊपर सारे आते हैं। एक तो 132 केवी से ऊपर मतलब कि 66 केवी आता है, 66 केवी से ऊपर, 66 केवी देख लेना, या 66 केवी से ऊपर, 66 केवी, 132 केवी, 220 केवी, 400 केवी, 765 केवी जो बेहतर सारे के सारे आउटडोर होते हैं। ये होते हैं पोल माउंट वाले। पोल माउंट की बात करें, ये 11 केवी हो सकते हैं, ये एंड 415 वोल्ट तक के होते हैं, जो कि किसी इमरजेंसी सेवा के लिए या विद्युत उत्पादन में अपने घरेलू कार्य के लिए प्रयोग कर सकते हैं, या फिर एग्रीकल्चर क्षेत्र में इसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर किसी ऐसी स्थान पर जहाँ पे मतलब कि एक आपातकालीन सेवा हो वहाँ पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। कौन से में? पोल माउंट वाले में। इसमें दो पोल होंगे, पोलों पर इस प्रकार के इस पर प्रयोग, जैसे अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक ट्रांसफार्मर लगा के रखते हैं, दो पोल होते हैं, ट्रांसफार्मर होता है, फिर आगे लाइन खींच देते हैं, सारे के सारे पोल माउंट होते हैं। और इंडोर वाले किसी कंजस्टेड एरिया में लगा सकते हैं कि बाहर के वातावरण विशेष को उसको सुरक्षित रखें और किसी आम जनता को नुकसान नहीं हो। और ये सारे के सारे खुले में होते हैं, 66 केवी से ऊपर के सारे खुले में होते हैं। ये आउटडोर वाले होते हैं, ऊपर में ये आपको मैंने बता दिया है। तो दोस्तों ये तो थे आपके लाइन और सब स्टेशन। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि इनमें कौन कौन सी इक्विपमेंट, कौन कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती है, जैसे इंसुलेटर आता है, कंडक्टर आता है, सब कुछ बताऊंगा आप लोगों को। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसा लगा, वीडियो के प्रति आपके मन में जो विचार हुआ वो जरूर लिखना, और वीडियो को लाइक जरूर करना। यदि अपनी पूरी वीडियो देखा है लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। और जो दोस्त पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो इसी प्रकार इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का कंप्लीट सिलेबस का अध्ययन करने के लिए डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।